Hello everyone, welcome back to Dento Zen. Today we are here with our new video Oral Mucosa Part 2. अब इसके अंदर हम तीन चीज़ें कवर करने वाले हैं. डिफरेंसेस बिटवीन केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोसा, केराटिनोसाइट्स एंड नॉन केराटिनोसाइट्स, and the structure of basement membrane. So the first part, differences between keratinized and non-keratinized mucosa. In my first video, that is basics of oral mucosa, we discussed the basic components: epithelium, connective tissue which is also known as lamina propria, and sometimes additional layer submucosa. एपिथीलियम जो है दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम. अब ये जो एपिथीलियम है ये दो तरह का हो सकता है, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड. जो केराटिनाइज्ड एपिथीलियम है उसके अंदर है 4 लेयर्स और जो नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम है उसके अंदर है 3 लेयर्स. सो लेट्स सी व्हाट आर दीज लेयर्स. इन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, द फर्स्ट लेयर इज स्ट्रेटम बेसेल जो कि बेस बनाती है और बेसल सेल लेयर. सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम, थर्ड लेयर इज स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम एंड फोर्थ लेयर इज स्ट्रेटम कॉर्नियम और कॉर्निफाइड लेयर. अब नॉन केराटिनाइज्ड के अंदर सिर्फ 3 लेयर्स हैं. सबसे नीचे है स्ट्रेटम बेसेल, उसके बाद है स्ट्रेटम इंटरमीडियम जो 2 लेयर्स के बीच में फंसी है इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरमीडियम, एंड द सुपरफिशियल लेयर जो कि सबसे ऊपर की तरफ है. नाउ लेट्स सी हाउ दे अपीयर इन अ सेक्शन. जब हम H&E स्टेन स्लाइड बनाते हैं तो हमें ये लेयर्स ऐसे दिखती हैं. अब कभी कभी नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में हम 3 की बजाय 4 लेयर्स ही बोलते हैं. प्रिकल सेल लेयर या स्ट्रेटम स्पाइनोसम को वहाँ पे भी कंसीडर किया जाता है. सो when these layers they start developing, they start from the basal cell layer. अब हम देखेंगे कि ये लेयर सेल्स कैसे मूव करते हैं. जो स्ट्रेटम बेसेल के सेल्स जो हैं जो कि क्यूबॉइडल शेप के हैं वो डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं जो ऊपर की तरफ बाकी लेयर्स में मूव करते हैं. तो बेसल सेल लेयर को हम बोलते हैं प्रोजेनाइटर कंपार्टमेंट क्योंकि ये प्रोजेनाइटर है, दूसरे को बर्थ दे रहा है. अब इसके अंदर 2 तरह के सेल्स हो सकते हैं, स्टेम सेल्स एंड एम्पलीफाइंग सेल्स. सो स्टेम सेल्स ऑल्सो नोन एज नॉन सेरेटेड क्योंकि इसके अंदर सरेशंस नहीं होते, लाइंस नहीं होते. ये स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ सेल्स है और इसका फंक्शन है नए बेसल सेल्स बनाना और ये डिवाइड करते हैं. दूसरे सेल्स हैं एम्पलीफाइंग सेल्स जो लार्जर पॉपुलेशन है, उनका काम है नए सेल्स अवेलेबल कराना जो कि मैच्योर होके ऊपर की लेयर्स में जाए. अब यहाँ पे कभी कभी एक टर्म आती है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो वाइवा में पूछा जाता है. जर्मिनेटिवम मीन्स किसी को बर्थ देना. तो क्योंकि बेसल सेल्स ही नए सेल्स बना रहे हैं तो इनको हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बोलते हैं. अब बेसल सेल्स के पास जो सेल्स पड़े हैं कुछ उनको बोलते हैं पैराबेसल. पैरा मीन्स अराउंड द बेसल सेल्स. सो दीज सेल्स अलॉन्ग विद द बेसल सेल्स टुगेदर दे आर नोन एज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम. दैट इज इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन फॉर BDS फर्स्ट ईयर. Next layer is stratum spinosum. Why these cells of stratum spinosum are called so? They are called so because they have spiny appearance. Spiny means ऐसा लगता है इनके कांटे निकले हुए. अब ये कांटे क्यों निकलते हैं, कैसे दिखते हैं? सेल्स के बीच में कुछ जंक्शंस हैं. सेल्स ने आपस में एक दूसरे की बाजू पकड़ी हुई है. अब ये जो जंक्शन है उसको हम बोलते हैं डेस्मोसोम्स और इंटरसेलुलर जंक्शंस. इंटरसेलुलर 2 सेल्स के बीच की जंक्शन, 2 सेल्स के बीच में ब्रिज बना रहा है. सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेलुलर ब्रिजेस. तो जब हम सेक्शन बनाते हैं तो ये सेल्स थोड़ा श्रिंक कर जाते हैं और इनके बीच की जो जंक्शंस हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती है. सो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम और प्रिकल सेल लेयर. सो सेल्स श्रिंक ड्यूरिंग टिश्यू प्रिपरेशन and they separate at the points where junctions do not anchor and give it a prickly appearance or spiny appearance. Now why granulosum is called granulosum? इस लेयर के अंदर ग्रैन्यूल्स हैं जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं. ये थोड़े बड़े सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स हैं और ग्रैन्यूल्स हैं. अब ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये ब्लू कलर लेते हैं या हिमेटॉक्सिलिन का कलर लेते हैं. सो दे आर हिमेटॉक्सिफिलिक और बेसोफिलिक एंड दे आर नोन एज केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स. ये केराटिन की एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं. इनके अंदर प्रोटीन होता है फिलाग्रिन जो कि केराटिन को टुगेदर बाइंड करने में हेल्प करता है. सो नेक्स्ट इज
Apart from the keratohyalin granules, there is another type of granules which are seen in the epithelium which is called membrane coating granules. अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पिक्चर में कि ये जो granules हैं ये stratum spinosum layer में हैं. So these granules also known as lamellar granules, क्योंकि ये layers की form में पड़े होते हैं, they appear in the upper part of prickle cell layer or stratum spinosum. और ये छोटे छोटे हैं स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स 250 नैनोमीटर इन साइज. इनके अंदर है ग्लाइकोलिपिड. अब ऐसा सोचा जाता है कि ये सेल के गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बने हैं. अब ये जो ग्लाइकोलिपिड है इन ग्रैन्यूल्स के अंदर ये डिस्पर्स हो जाता है, निकल के सेल्स की स्पेसेस के बीच में चला जाता है और वहाँ पे एक थिक लेयर बना देता है. तो जो थिक लेयर बनती है वो किसी भी चीज़ को अंदर नहीं आने देती. So this barrier is called permeability barrier, which is formed by lamellar granules. Now next question is, what are the other names for these lamellar granules? They are also known as membrane coating granules, keratinosomes and odd-length bodies. Now what is the shape of these granules? It's little different in keratinized and non-keratinized epithelium. In keratinized epithelium, they are elongated. लंबे से होते हैं, जैसे कि अभी हमें पिक्चर में दिख रहा है. इन वेयर एज ए नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम दे आर सर्कुलर विद अमोर्फस कोर. नाउ हाउ द सेल मूव्स. अब हमने पढ़ा कि इतनी लेयर्स हैं, तो बेसल सेल लेयर का जो सेल है वो डिवाइड करके ऊपर की तरफ जाता है. जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको कुछ टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में. बेसल सेल लेयर से फिर स्पाइनोसम में जाता है, ग्रैनुलोसम में, कॉर्नियम. तो ये जो टाइम लेता है सेल उसको बोलते हैं टर्नओवर टाइम. So the time taken for a cell to divide and pass through the entire epithelium is called turnover time and it is one of the common viva questions. अब ये टाइम हमारी बॉडी के डिफरेंट एपिथेलियम में डिफरेंट होता है. सो स्किन के अंदर इट्स 52 to 75 डेज, इंटेस्टाइन्स में इट्स 4 to 14 डेज और माउथ में जिंजाइवा में इट इज़ 41 to 57 डेज, जबकि बकल म्यूकोजा को थोड़ा कम टाइम लगता है 25 डेज. Now, as the cell moves from basal layer to upper layer in the keratinized epithelium, उसकी ऑर्गेनेलीज खत्म हो जाती हैं और पूरा का पूरा सेल केराटिन से भर जाता है. तो अगर तो केराटिन ऊपर रहता है सेल के अंदर देन इट इज़ कॉल्ड पैराकेराटिन, और अगर नहीं रहता तो उसको बोलते हैं ऑर्थोकेराटिन. सो नेक्स्ट वाइवा क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. अब केराटिनाइज्ड एपिथेलियम दो तरह का हो सकता है बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ केराटिन. अगर वो पैराकेराटिन है, पिग्नोटिक न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट है टॉप मोस्ट लेयर में, PPP पैराकेराटिन पिग्नोटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड पैराकेराटिनाइज्ड एपिथेलियम. अगर उसकी टॉप मोस्ट लेयर में न्यूक्लियस नहीं है, पूरा का पूरा केराटिन है, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोकेराटिनाइज्ड एपिथेलियम. एंड नाउ व्हाट आर रेटेरिजेस. अब ये जो एपिथेलियम है, सेल्स हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट करते हैं स्ट्रेट फैशन में नहीं है, पर सीधा सीधा नहीं है, ये थोड़े से लंबी लंबी प्रोजेक्शंस बनाते हैं, इंटरडिजिटेट करते हैं, जो कि इनको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है. जैसे हम अपने हाथों को अगर एक दूसरे में डालते हैं तो ऐसे लगता है कि फिंगर्स ने इंटरडिजिटेट कर लिया. तो ऐसे ही एपिथेलियम की प्रोजेक्शंस कनेक्टिव टिश्यू की पैपिली की प्रोजेक्शंस के साथ इंटरडिजिटेट कर जाती हैं. तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनको हम बोलते हैं रेटेरिजेस. सो प्रोजेक्शंस ऑफ एपिथेलियम इनटू द कनेक्टिव टिश्यू आर कॉल्ड रेटेरिजेस. Other names are retipegs, whereas the papillary projections of connective tissue in between these retiridges, जो यहाँ पे blue arrow से demarcate हो रहा है, so those are called connective tissue papillae. So retiridges epithelium की projections हैं, papillae connective tissue का जो उसके बीच में है, ridges के बीच में papillae हैं. अब ये जो connective tissue है नीचे further दो layers में हो सकता है, papillary layer जो कि papillary projections बना रहा है, और उसके just नीचे जो पड़ा है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर लेयर, जहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड कोलाजन फाइबर्स हैं जो कि एक नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं रेटिकुलर लेयर. सो कनेक्टिव टिश्यू की दो लेयर्स, पैपिलरी लेयर, रेटिकुलर लेयर. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द समरी ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम बेस्ड ऑन द डिफरेंट लेयर. सो बेसल लेयर इन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम इज क्यूबॉइडल और कोलुमनार सेल्स. स्ट्रेटम स्पाइनोसम इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिकल सेल लेयर, ओवॉइड सेल्स, टोनोफिब्रिल के बंडल्स हैं उसके अंदर. ग्रैनुलर सेल लेयर और स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम फ्लैटेंड सेल्स हैं, उसके अंदर केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स हैं. और फोर्थ लेयर है केराटिनाइज्ड लेयर जिसके अंदर एक्सट्रीमली फ्लैटेंड सेल्स हैं, उसके अंदर कोई ऑर्गेनेलीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केराटिन है. नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में बेसल लेयर सेम शेप के सेल्स हैं, क्यूबॉइडल या कोलुमनर.
स्पाइनोसम के सेल्स थोड़े से बड़े होते हैं और उनके अंदर टोनोफिलामेंट्स बिखरी हुई पड़ी होती हैं, डिस्पर्स्ड होती हैं, वो केराटिन नहीं बनाते। थर्ड लेयर इन नॉन केराटिनाइज्ड इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, उसके थोड़े से फ्लैटेंड सेल्स हैं, अगेन टोनोफिलामेंट्स आर डिस्पर्स्ड। फोर्थ लेयर इज सुपरफिशियल, उसके अंदर सेल्स थोड़े से फ्लैटन हो जाते हैं, फिलामेंट्स डिस्पर्स्ड ही रहती हैं, ऑर्गेनेलिस थोड़ी सी कम हो जाती हैं, लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। So now we come to the part 2 of this video, that is keratinocytes and non-keratinocytes. अभी तक हमने पढ़ा एपिथीलियम, केराटिनाइज्ड एपिथीलियम, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम, दोनों की लेयर्स डिफरेंट कैसे हैं, किस तरह के सेल्स हैं, क्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। अब ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है और कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये सारी सेम टर्म्स हैं। नहीं, केराटिनोसाइट, साइट का मतलब है सेल। तो जितने भी ये सारे सेल्स हैं जो अभी तक हमने बात की, स्ट्रेटम बेसेल में, ग्रैनुलोसम में, स्पाइनोसम में, दोनों तरह के एपिथीलियम में, ये सारे सेल्स के अंदर केराटिन फिलामेंट्स हैं, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं केराटिनोसाइट्स। सो ऑल द सेल्स ऑफ केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम आर कॉल्ड केराटिनोसाइट्स। अब इन सेल्स के बीच में कुछ कुछ ऐसे सेल्स पड़े हैं जो कि इनके जैसे नहीं है, जिनका फंक्शन केराटिन बनाना नहीं है, उनके अंदर साइटोकेराटिन प्रोटीन नहीं है। तो ये वाले जो सेल्स हैं जो कि इनसे थोड़े अलग हैं, इनके साथ मिक्स नहीं होते, इनके साथ जंक्शंस नहीं बनाते, इनको बोलते हैं नॉन केराटिनोसाइट्स। अब ये सेल्स जो हैं ये H&E सेक्शन में स्टेन नहीं लेते। जब हम स्लाइड में देखते हैं तो ये सेल्स हमें दिखते नहीं हैं, ये क्लियर रहते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है क्लियर सेल। दैट इज अनदर वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम फॉर अदर नेम फॉर नॉन केराटिनोसाइट्स? दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लियर सेल्स बिकॉज दे डू नॉट टेक अप स्टेन इन H&E स्टेन सेक्शंस। अब ये जो सेल्स हैं ये 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, 2ML, 2M है 2L हैं, melanocyte, Langerhans cell, Merkel cell, lymphocytes. Now let's see these 4 friends, the non-keratinocytes. First one is, hi, I am Langerhans cell. My function is to capture the antigen. इस सेल की बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं, बहुत सारी प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिनके थ्रू ये एंटीजन को कैप्चर करता है। जब हमारे ओरल एपिथेलियम में कोई भी बाहर से बैक्टीरिया या एंटीजन घुसने की कोशिश करता है तो ये सेल वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको घुसने नहीं देता, उसको पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है और उसको कभी कभी छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, प्रोसेस करता है और फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स को लेके जाता है लिम्फोसाइट के पास कि भाई अब मैं इसको पकड़ लिया, तुम इसको डिस्ट्रॉय कर दो। सो Langerhans cell is also called antigen presenting cell और antigen capturing cell और antigen processing cell. Now इसका सेकेंड फ्रेंड है melanocyte. melanocyte के अंदर भी थोड़ी थोड़ी प्रोजेक्शंस निकली होती हैं, इसलिए इसके पास भी डेंड्राइट्स है और इसका काम है मेलानिन बनाना। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसकी प्रोजेक्शंस के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, तो ये ग्रैन्यूल्स के मेलानिन के ग्रैन्यूल्स हैं, ये इसकी प्रोजेक्शंस हेल्प करती हैं दूसरे सेल्स तक मेलानिन को पहुँचाना। अब ये ग्रैन्यूल्स जब स्टोर होता है, मेलानिन स्टोर होता है, उन ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं मेलानोसोम्स। सो melanocyte produces melanin and the melanin is stored in the granules which are called melanosomes. Third cell is Merkel cell. अब Merkel cell के पास डेंड्राइट्स नहीं है, ये सेल हमारा हर एपिथेलियम की बेसल लेयर में पड़ा होता है, बेसल सेल्स के बीच में पड़ा होता है। इसका काम है टच को परसीव करना। ये सेल एक रिसेप्टर की तरह काम करता है और टच की परसेप्शन में हेल्प करता है। फोर्थ सेल है लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट कभी कभी एपिथेलियम के अंदर ही पड़ा होता है और कभी कभी नीचे कनेक्टिव टिश्यू में होता है, तो ये तब आता है जब इसका काम होता है। सो हे गाइस, प्लीज कॉल मी इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय योर एनिमी। सो दिस इज अ लिम्फोसाइट। तो कभी कभी नॉन केराटिनोसाइट्स में हम सिर्फ 3 सेल्स ही काउंट करते हैं, मेलानोसाइट, लैंगरहैंस सेल, मर्कल सेल, और लिम्फोसाइट को नहीं काउंट करते। इनमें से मेलानोसाइट और मर्कल सेल्स बेसल लेयर में पड़े हैं, M एंड M, दोनों M वाले जो फ्रेंड्स हैं वो बेसल सेल लेयर्स के बीच में पड़े हैं, और जो लैंगरहैंस सेल है वो ज़्यादातर स्पाइनोसम में रहता है और कभी कभी ऊपर नीचे जाता रहता है, घूमता रहता है गार्ड की तरह, देखने के लिए कि कौन अंदर आया कौन नहीं आया। सो दीज आर द 4 नॉन केराटिनोसाइट्स। अब लैंगरहैंस सेल के अंदर छोटे से ग्रैन्यूल्स होते हैं, कभी कभी वो ग्रैन्यूल्स हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं
और ये ग्रैन्यूल्स को हम बोलते हैं बर्बिक ग्रैन्यूल्स। इनकी जो शेप है, अभी हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देख रहे हैं, तो ये रॉड शेप के दिखते हैं या फ्लास्क शेप के दिखते हैं। सो Langerhans cells are usually identified by rod-shaped or flask-shaped granules which are called Burbick's granules and which are seen in electron microscopy. Now we come to the third and the last part of this video, that is structure of basement membrane. अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या है? दैट इज द जंक्शन बिटवीन द एपिथेलियम एंड द कनेक्टिव टिश्यू। अब एपिथेलियम की सबसे नीचे की लेयर है बेसल सेल्स, जो कि क्यूबॉइडल शेप के हैं। अब ये सेल्स नीचे कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड हैं। जब हम इसको H&E स्टेन सेक्शन में लाइट माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो ये हमें एक सिंगल लेयर के जैसे दिखती है, लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो इस लेयर के अंदर हमें फर्दर 3 लेयर्स दिखती हैं और इसको हम बोलते हैं बेसल लमाइना। सो बेसल लमाइना इज अनदर नेम फॉर बेसमेंट मेम्ब्रेन व्हेन इट इज सीन ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. So let's see what are the 3 layers. First layer just below the basal cell layer is called lamina lucida. Lamina means layer. Lucida means light. तो ये कलर नहीं लेती है, ये लाइट रहती है, क्लियर जोन है और थोड़ी सी छोटी है. इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, इंटेग्रिन्स हैं. इंटेग्रिन्स हेल्प करते हैं इसको और ऊपर के बेसल सेल्स को ज्वाइन करने में, जो कि हेमीडेस्मोसोम के थ्रू ज्वाइन होते हैं. यहाँ पे एक सेमी लूनर से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, हाफ शेप के स्ट्रक्चर्स बेसल सेल के अंदर, वो है हमारे हेमीडेस्मोसोम्स. सो हेमीडेस्मोसोम्स आर द जंक्शंस बिटवीन द बेसल सेल लेयर्स एंड द अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन. नेक्स्ट लेयर इज लमाइना डेंसा. डेंसा क्योंकि ये थोड़ी सी डेंस दिखती है, लेयर विच इज डेंस. इसके अंदर है बहुत सारे प्रोटीन्स. टाइप 4 कोलाजन है, लेमिनिन्स है और एंकरिंग फिब्रिल्स हैं, जो कि इसको एंकर करने में हेल्प करते हैं नीचे, जो कि है टाइप 7 कोलाजन. एंड द थर्ड लेयर जो इसके बिल्कुल नीचे है, दैट इज कॉल्ड लमाइना फाइब्रोरेटिकुलरिस, जिसके अंदर फाइबर्स हैं और वो नीचे के कनेक्टिव टिश्यू के साथ मर्ज करती है. सो बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल लमाइना हैज 3 layers, lamina lucida, lamina densa and lamina fibroreticularis. So that is all for today's video. I hope you enjoyed the lecture. If you liked it, please like my video, subscribe and share. Happy learning. Keep sharing, keep growing. Thank you. See you in next video. Bye.